नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 22 जुलाई 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों और संपादकीय की चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को लिखने के लिए जो उत्तर की संरचना है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम विषय सूची को देख लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा भारत की तालिबान से सहयोग की आवश्यकता। दूसरा, शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन की स्थिति। तीसरा, लोक अभियोजक की भूमिका। भारतीय और इंटेल के बीच 5G टेक्नोलॉजी के लिए सहयोग। लिवरपूल का विश्व विरासत दर्जा समाप्त। प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां। नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए भारतीय समझौता। और अंत में मुख्य परीक्षा के संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, साथ में उनकी उत्तर संरचना। आज के अपने पहले समाचार को हम देखते हैं। इंडिया मस्ट डायरेक्टली एंगेज विद तालिबान 2.0। यह आर्टिकल प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है और तालिबान को लेकर जो स्थितियां अफगानिस्तान में बन रही हैं, खासतौर से अमेरिका के द्वारा वहां से अपनी सेना की वापसी के बाद से, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से स्थितियां एक तरह से तालिबान के नियंत्रण में जा रही हैं। और जिस हिसाब से पिछले वर्ष समझौता किया गया था, उसी समझौते के आधार पर अमेरिकी सेनाएं लगभग पूर्णतः वहां से वापस हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में तालिबान का जो नियंत्रण है वो अफगानिस्तान पर मजबूत है और उसे ही प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में प्रमुख रूप से वो नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए स्थितियां थोड़ी सी असमंजस भरी हो जाती हैं, क्योंकि हमने लंबे समय से तालिबान का एक विरोध किया है और तालिबान की आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम हमेशा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तालिबान से किस तरह से बात करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थितियां तालिबान के पक्ष में हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो भी एक तरह से समुदाय है वो प्रमुख रूप से तालिबान को अपना समर्थन अब दे रहा है। और जिस तरह से अमेरिका ने तालिबान के साथ में समझौता हस्ताक्षर किया है और अभी शांति वार्ताएं प्रमुख रूप से आगे चलेंगी तालिबान के साथ भी, माना यह जा रहा है कि तालिबान का जो यहाँ पर एक भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या भारत को तालिबान के साथ अपने जो संबंध है उन पर एक पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? इसी संबंध में आर्टिकल में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। आप ध्यान दें, जैसे जैसे अमेरिका से अफगानिस्तानी सेना की वापसी हुई है, अगर हम भारत की तरफ से देखें तो अपनी नागरिक उपस्थिति को भारत ने वहां पर कम किया है, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका की सेना की वापसी के बाद एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है अफगानिस्तान में। इसीलिए अगर हम देखें तो कंधार में हमारा जो वाणिज्य दूतावास था उसको हमने अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहां पर जो भी तैनात हमारे राजनयिक थे या आईटीबीपी के जवान थे उनको हमने वापस बुला लिया है। इसी के साथ साथ जलालाबाद और हेरात, यहाँ पर हमारा जो वाणिज्य दूतावास है उसको हमने बंद कर दिया है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो दो जगह पर भारतीय उपस्थिति संचालित हो रही है। पहला, भारत का अफगानिस्तान में जो दूतावास है उसकी राजधानी काबुल में, और दूसरा मजार शरीफ में हमारा वाणिज्य दूतावास। यानी तीन जगह, कंधार, जलालाबाद और हेरात, यहाँ पर हमने अपने वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं। तो ये स्थिति दिखा रहा है कि भारत तेजी से अपने आप को अफगानिस्तान से हटा रहा है। तो ये स्थिति बता रही है कि भारत तालिबान को लेकर बहुत ज़्यादा सहज नहीं है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि भविष्य के लिए हमें तालिबान के साथ यहाँ पर सहयोग की एक आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अफगानिस्तान के रूप में एक सामरिक महत्व का जो क्षेत्र है वो भारतीय प्रभाव से लगभग अछूता हो जाएगा। यह स्थिति हमारे लिए अगर हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं स्थितियों को फिर से एक तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब अगर हम स्थितियों की पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी रणनीति जिनको लेकर भारत अभी तक चल रहा था? अगर हम वर्तमान में भारत की रणनीति अफगानिस्तान में तालिबान के लिए देखें तो उनके द्वारा 96-97 में जब अफगानिस्तान पर प्रमुख रूप से नियंत्रण स्थापित किया गया, आगे चलकर 2001 में हम देखें तो जो आतंकवादी हमला हुआ अमेरिका में, उसकी जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से अफगानिस्तान पर हमला हुआ, उसके बाद हम तालिबान के एक तरह से विरोध में थे और वैश्विक मत भी तालिबान के विरोध में था। तो यहाँ पर हम देखें तो हमने काबुल में जो सरकार थी, यानी जो सरकार एक तरह से काबुल से संचालित हो रही थी, जैसे हम अफगानिस्तान में देखें तो हामिद करजई की सरकार या अशरफ गनी की सरकार, तो काबुल के केंद्र में एक तरह से रखकर जो सरकार वहाँ संचालित हो रही थी उस पर हमने एक तरह से सबसे बड़े पैमाने पर अपनी जो पूरे संसाधन उनको लगाया और प्रमुख रूप से हमने उनको ही एक तरह से अपना समर्थन दिया। लेकिन काबुल की जो सरकार है उससे अलग हम देखें तो तालिबान या अन्य जो समूह हैं वो भी तेजी से अपने आप को मजबूत कर रहे थे। हमने सबसे बड़ी गलती प्रमुख रूप से यही की कि काबुल में जो अफगानिस्तान की सरकार थी उसी पर हमने पूर्णतः अपना जो सहयोग है वो किया, अन्य संगठनों पर ध्यान नहीं दिया। खासतौर से तालिबान की जो स्थिति है उसके ऊपर हमने बहुत ध्यान नहीं दिया।
अगर हम वर्तमान में अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण देखें तो तालिबान कहता है कि उसने लगभग 85% जो अफगानिस्तान का भाग है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जो भी वहाँ पर संपत्ति एसेट्स हैं या अफगानिस्तान में हमारी जो उपस्थिति है, हमारे जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं नागरिक रूप में, उनके लिए एक तरह से खतरे की स्थिति बनती है, क्योंकि हमने तालिबान को लेकर एक समर्थन की स्थिति कभी भी नहीं बनाई और उसके लिए प्रयास नहीं किया। तो ये दो प्रमुख स्थितियां हैं जो हमारे लिए वहां पर एक खतरे की स्थिति बना रही हैं। वर्तमान समय में देखें तो माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में हमने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और लगभग $3 अरब के आसपास का ये निवेश है। तो वो निवेश जो हमने वहां पर नागरिक सुविधाओं के लिए किया है उसका उद्देश्य यही था कि भविष्य में भारत अफगानिस्तान के संबंध मजबूत हों, क्योंकि अफगानिस्तान को अगर हम देखें तो एक तरह से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का एक तरह से प्रवेश द्वार है। अगर अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति मजबूत रहती है तो मध्य एशिया में भी हमारा प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारी नागरिक संपत्तियां अफगानिस्तान में हैं और हमारा एक तरह से जो सामरिक वहां पर महत्व है उसको अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपनी जो अफगानिस्तान की नीति है उसमें मौलिक रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत को अगर अपनी तालिबान के संबंध में जो नीति है उसमें एक मौलिक रूप से अगर परिवर्तन करना है तो उसकी आवश्यकता प्रमुख रूप से किन कारणों से है, क्योंकि ऐसे कुछ आधार हैं जिनको लेकर भारत अभी भी सशंकित है और वो तालिबान को लेकर अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करना चाहता है। यहाँ पर उन प्रमुख कारणों को हम देखेंगे जिसके आधार पर भारत तालिबान के साथ अपने संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। अगर भारत तालिबान के साथ में संबंध आगे बढ़ाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ में जो संबंध हमारे एक मजबूत बने हैं वो स्थिति कमजोर होगी और अशरफ गनी अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। प्रमुख रूप से आप देखें चीन का सहयोग प्राप्त करना या संघाई सहयोग संगठन वहां पर एक तरह से अपने प्रयास करना। तो अगर अशरफ गनी इस तरह से हटते हैं तो भारत ने लंबे समय से अफगानिस्तान की सरकार को समर्थन देकर एक जो सामरिक महत्व वहां बनाया था वो एक तरह से समाप्त होगा। भारत यह स्थिति नहीं चाहता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तालिबान एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में बनता है तो अशरफ गनी का जो भविष्य में महत्व है वो काफी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम राष्ट्रपति अशरफ गनी के समर्थन को लेकर ही अफगानिस्तान में आगे बढ़ते हैं और वो कमजोर होते हैं और तालिबान सर्वोच्च हो जाता है तो हमारी पूरी एक तरह से जो सामरिक रणनीति है वो विफल हो जाएगी। तो हमें एक तरह से इस कारण के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी एक बड़ी समस्या भारत के साथ में ये है कि जब हम तालिबान की बात करते हैं तो तालिबान में मुल्ला उमर की मृत्यु के बाद अगर हम देखें तो कोई ऐसा सर्वोच्च नेता नहीं है जो सीधे तौर पर एक तरह से बात करता हो या सीधे तौर पर उससे बात की जा सके। जब हम तालिबान से बात करने के लिए विकल्प के रूप में देखते हैं तो वहां पर एक नहीं कई इस तरह के राजनीतिक रूप से व्यक्ति हैं जो एक तरह से वार्ताएं करते हैं। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो दोहा में जो बैठकें हो रही हैं जहां पर तालिबान शांति वार्ताओं के लिए एक आधार तैयार कर रहा है, वहां पर तालिबान की तरफ से जो वार्ताकार हैं अब्दुल सलाम जीफी, उनसे बात हो सकती है। इसके अलावा अन्य नेता भी हैं जो इस तरह की वार्ताएं कर सकते हैं। तो एक कोई नेतृत्व वहां पर नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं कि वो तालिबान में किस नेता से बात करके पूरे तालिबान का समर्थन एक तरह से अपने लिए प्राप्त कर सके भविष्य में। तो ये स्थितियां कैसे नियंत्रित होंगी इसको लेकर भारत असमंजस में रहा है। इसीलिए अगर हम देखें तो हमने तालिबान का उतने बड़े स्तर पर समर्थन नहीं किया। एक और कारण अगर हम देखें तो तालिबान का जो स्वरूप है वो बदला है या नहीं, इसको लेकर भी भारत के मन में आशंकाएं हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो तालिबान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां लगातार की गई हैं, जबकि अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है उसमें यह कहा गया है कि तालिबान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को रोकेगा, लेकिन ऐसी स्थिति पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। तो भारत का यह मानना है कि तालिबान का एक आतंकवादी संगठन के रूप में जो व्यवहार है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो भारत उनसे किस तरह से बात करे, ये एक बड़ी समस्या भारत के लिए बनती है, क्योंकि हम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का विरोध करते हैं और मानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन के रूप में जिस तरह से वो पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त करता है, और हमारे यहाँ अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से हमारी जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर समस्याएं बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। तो हम आतंकवाद के समर्थक किसी भी समूह का समर्थन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक प्रमुख यहाँ पर समस्या की स्थिति है। इसी के साथ साथ तालिबान के स्पष्ट इरादे क्या हैं, अफगानिस्तान में वो आगे कैसे कार्य करेंगे, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। ये जरूर तालिबान के द्वारा कहा गया है कि वो वैश्विक मत का एक तरह से समर्थन करेंगे और सुधारों के साथ में जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरह से अपने पहले के शासन में जब 1996 में उन्होंने अफगानिस्तान पर एक बड़ा नियंत्रण स्थापित किया था और पूर्ण रूप से उन्होंने कठोर नियम वहां पर अपनाए थे और धार्मिक जो स्वतंत्रता थी पूरी समाप्त कर दी गई थी, तो ऐसी स्थितियां दोबारा ना आ जाए, तो ये तालिबान के द्वारा अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत तालिबान के साथ में सहयोग के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर एक आशंका और है,
अगर हम तालिबान के संबंध में देखें तो तालिबान को अफगानिस्तान में खड़ा करने में सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग है वो पाकिस्तान के द्वारा ही दिया गया। और अगर हम तालिबान के साथ में अपना समर्थन बढ़ाते हैं और अफगानिस्तान में अपनी सामरिक महत्व को और मजबूत करते हैं तो इसका एक दूसरा प्रभाव ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो पाकिस्तान का दखल है वो तेजी से और बढ़ सकता है। तो भारत का अगर हम तालिबान के साथ में एक समर्थन बढ़ता हुआ देखेंगे तो इसका विपरीत प्रभाव हम देखेंगे पाकिस्तान की जो नीति है उसमें एक बदलाव। इसको लेकर भी भारत एक तरह से काफ़ी सतर्क है और इसी कारण से हम तालिबान को समर्थन देने जैसी स्थिति में नहीं है या तालिबान से किसी भी तरह की एक आधिकारिक वार्ता नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि स्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ है। तालिबान को वैश्विक स्तर पर भी एक समर्थन मिलने की संभावनाएं भविष्य में है क्योंकि तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है और ऐसी स्थिति में अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो तालिबान की जो सरकार है उसको मान्यता दे सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे लिए अपनी नीतियों को परिवर्तित करना एक तरह से आवश्यक हो जाएगा। अब हम जब अफगानिस्तान में अपनी नीति की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में हम अपने सामरिक महत्व को बढ़ाने के लिए एक पाकिस्तान का जो कारक है उसको महत्वपूर्ण रूप में देखते हैं। अफगानिस्तान में हमारी जो सामरिक नीति है उसमें प्रमुख रूप से हमने पाकिस्तानी जो कारण है उसको एक तरह से उत्तरदायी माना है क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान में मजबूत होते हैं तो ये पाकिस्तान को एक तरह से सतर्क करता है और वो भारत विरोधी एक तरह से कार्य के लिए अफगानिस्तान के मंच का उपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन अगर तालिबान मजबूत होता है और स्थायी रूप से अफगानिस्तान में रहता है और जैसा सर्वविदित है कि तालिबान प्रमुख रूप से पाकिस्तान के समर्थन से ही एक तरह से तैयार हुआ है, तो अगर तालिबान का स्थायी रूप से अफगानिस्तान पर नियंत्रण होता है तो वो पाकिस्तान समर्थन की नीतियां बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान मजबूत होगा। तो अगर हम तालिबान के साथ में सहयोग बढ़ाते हैं तो हम पाकिस्तान की स्थितियों को कुछ कमजोर कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो तालिबान वर्तमान में पाकिस्तान के अलावा अन्य जो देश हैं उनसे भी एक तरह से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है और अपनी मान्यता स्थापित करने के लिए और खास तौर से अपने जो पड़ोसी देश हैं वहां पर अपने प्रभाव को एक तरह से मजबूत करने के लिए वो भारत जैसे बड़े देश का एक समर्थन चाहता है। तालिबान से सहयोग करना केवल भारत के लिए ही नहीं तालिबान के लिए भी काफी आवश्यक। अगर भारत के द्वारा तालिबान को समर्थन दिया जाता है तो अफगानिस्तान में तालिबान का जो नियंत्रण है उसको एक बड़ी वैधता मिल सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तालिबान इस तरह के प्रयास भी कर रहा है। तो भारतीय पक्ष नहीं तालिबान के पक्ष से भी अगर हम देखें तो वो भारतीय समर्थन को चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें तालिबान के समर्थन के लिए जाना चाहिए और ये पाकिस्तान की स्थिति को अफगानिस्तान में थोड़ा एक तरह से कमजोर करेगा और भारतीय पक्ष में जो अभी एक कमजोरी दिख रही है उसको एक मजबूती प्रदान करेगा। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा हम तालिबान के साथ जितना अपना जुड़ाव कम करेंगे पाकिस्तान और तालिबान का संबंध उतना ही मजबूत होगा। तो तालिबान से संबंधों की मजबूती पाकिस्तान और तालिबान के जो संबंध है उनमें कुछ गिरावट ला सकती है। ये स्थिति हमें देखनी पड़ेगी और इसके लिए हमें अपनी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से तालिबान के नेताओं के द्वारा बयान दिए गए हैं वैश्विक स्तर पर वो अपनी स्वीकारोक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो 1996 में की गई गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और व्यापक समर्थन के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का समर्थन उनके लिए आवश्यक है। तो तालिबान वर्तमान में अधिक स्वतंत्र रूप में कार्य करेगा और पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि तालिबान का समर्थन करके हम अपने लिए स्थितियां अफगानिस्तान में मजबूत करेंगे और पाकिस्तान के लिए स्थितियां थोड़ी सी हम विषम कर सकते हैं। इससे हमें अफगानिस्तान में एक सामरिक बढ़त मिल सकती है। तो ये हमारी नीतियों में परिवर्तन के लिए काफी आवश्यक है। अगर हम भारतीय हितों की बात करें तो हमने जैसा चर्चा किया कि $3 अरब के आसपास का हमारा निवेश है अफगानिस्तान में, तो हम इतने आसानी से वहां से नहीं हट सकते हैं। तो अपनी नीतियों में अगर हम कुछ परिवर्तन करते हैं तो हम भारतीय हितों की रक्षा भी कर सकते हैं और अपना सामरिक महत्व भी बना सकते हैं। अगर भारत वर्तमान में सबसे मजबूत शक्ति जो अफगानिस्तान में है तालिबान, अगर उससे सहयोग और वार्ताएं नहीं करता है तो ये एक तरह से पूरे अफगानिस्तान को अन्य देशों के लिए छोड़ने वाली स्थिति होगी और ऐसी स्थिति में रूस, ईरान, पाकिस्तान और चीन इनके पास सुनहरा मौका होगा कि भारत के द्वारा जो स्पेस खाली किया गया है, जो जगह भारत ने छोड़ी है, उसको पूरी तरह से वो फिल करें। ऐसी स्थिति में भविष्य में अफगानिस्तान में हमारे लिए किसी भी तरह की उपस्थिति को बना पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अफगानिस्तान में जो सबसे बड़े और शक्तिशाली समूह के रूप में तालिबान उठ रहा है
उस पर हमें एक तरह से वार्ताएं और सहयोग के लिए प्रयास करने के लिए जाना चाहिए। यह हमारे लिए सामरिक रूप में काफी महत्वपूर्ण है। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि पाकिस्तान के साथ संबंध सीधे तौर पर एक तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में माना जाता है कि भारत ने हमेशा नागरिक सेवाएं बढ़ाने और वहां की सरकार का समर्थन किया है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसको अपने विरोध में मानता है। तालिबान क्योंकि पाकिस्तान के सहयोग से आगे बढ़ा है, अगर हम तालिबान के साथ में सहयोग बढ़ाते हैं तो इसका दूसरा पक्ष ये है कि भारत पाकिस्तान के जो संबंध है उनमें भी कुछ सुधार होने की संभावनाएं बनती हैं। भारत की उत्तरी पश्चिमी जो सीमा का क्षेत्र, वहां पर स्थितियां थोड़ी सी सामान्य हो सकती हैं और माना जा रहा है कि तालिबान के सहयोग के माध्यम से हम पाकिस्तान के साथ जो वर्तमान में एक कह सकते हैं कि बैक चैनल जो बैठकें चल रही हैं और नियंत्रण रेखा पर जो युद्ध विराम की स्थिति है, या जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें मुख्य धारा के जो प्रमुख नेता हैं उनसे प्रधानमंत्री की अभी बैठक हुई है, ये स्थितियां दिखा रही हैं कि हम जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लिए भी तेजी से काम कर रहे हैं। तो अगर हम तालिबान से सहयोग बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका आतंकवाद या अन्य रूप में उपयोग हो पाएगा आसानी से पाकिस्तान के द्वारा, इसको हम एक तरह से रोक पाएंगे या इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा संबंध तालिबान से नहीं रहेगा तो किसी तरह से हम उस पर प्रभाव डाल पाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम तालिबान से अपने संबंध रखते हैं तो हम प्रभाव डालने की स्थिति में अवश्य आ पाएंगे। ये हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमा यानी भारत की जो पाकिस्तान से लगती सीमा है, उस क्षेत्र पर एक तरह से शांति स्थापित करने में एक दीर्घकालीन कदम हो सकता है। अपने दूसरे आर्टिकल को हम देखते हैं और ये मुंबई में वर्षा के कारण जो स्थितियां अनियंत्रित हो रही हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। और केवल मुंबई ही नहीं, उसके पहले अगर हम देखें तो मुंबई और चेन्नई, अगर हम मुंबई में देखें 2005 में और चेन्नई में 2015 में भीषण बाढ़ की स्थितियां बनी हैं। बाढ़ के कारण शहरी क्षेत्रों में जो प्रमुख अवसंरचना या आधारभूत ढांचा है उसको बड़ा नुकसान होता है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि शहरी क्षेत्रों में किस तरह से स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है या कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इस तरह की स्थितियों से बच सकते हैं। मॉनसून की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ा है, मॉनसून की स्थितियां बहुत ज़्यादा एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं, यानी इनका अनुमान लगा पाना उतना आसान नहीं है। तो वर्षा की तीव्रता बढ़ी है, इस कारण से बाढ़ जैसी स्थितियां उसमें तेजी से एक तरह से वृद्धि हो रही है। तो मॉनसून का जो बदलता हुआ एक तरह से स्वरूप है, उसके अनुसार हमें भविष्य में तैयारियां करने की आवश्यकता है। खास तौर से जो आधारभूत संरचना है, प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जो हम बात करते हैं जो हमारे परिवहन के प्रमुख साधन है, जिसमें हम प्रमुख रूप से सड़क मार्ग की अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ जो प्रमुख रूप से पेयजल की आपूर्ति के हमारे केंद्र हैं उनको हमें एक तरह से देखने की आवश्यकता है। तो इन दो प्रमुख जो आधारभूत ढांचे हैं वहां पर सबसे ज्यादा एक तरह से प्रभाव पड़ता है अगर मानसून अनियंत्रित रूप में एक तरह से कार्य कर रहा होता है, जैसा वर्तमान में एक तरह से मुंबई की स्थिति में सामने आ रहा है। मानसून वर्षा की अगर अनियंत्रित स्थिति रहती है तो उसका प्रभाव हमारी आधारभूत जो संरचना है शहरों में प्रमुख रूप से उस पर पड़ता है और उनको एक तरह से सही रूप में कार्य करने के लिए जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार संस्था है वो राज्य के अलग अलग प्राधिकरण हैं। प्रमुख रूप से हम देखें तो राज्यों में जो भी स्थानीय निकाय जो शहरों में प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उनकी स्थितियां बनती हैं कि उनको इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जैसा मुंबई में स्थिति दिख रही है तो उनके द्वारा शायद उतनी तैयारियां नहीं की गई हैं या जो समस्याएं आ सकती हैं उनके संबंध में बहुत बड़े अनुमान नहीं है। तो राज्य की जो संस्थाएं हैं उनको महत्वपूर्ण रूप में काम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो मुंबई की जो समस्या है वहां पर राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो कार्य होना चाहिए उसमें शायद कुछ कमी है। इसी कारण से इस तरह की स्थितियां दोबारा मुंबई में बन रही हैं। मुंबई जैसे बड़े शहर में, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, अगर इस तरह की बाढ़ की स्थितियां बनती हैं तो इससे जीवन की हानि तो होती है, आर्थिक एक तरह से स्थितियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और वैश्विक स्तर पर मुंबई की जो एक वित्तीय भारत की राजधानी की जो स्थिति है उसको लेकर भी एक तरह से आशंकाएं बढ़ती हैं। तो ये भविष्य में एक तरह से मुंबई को एक फाइनेंशियल बड़े सेंटर के रूप में भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में उभारने का जो प्रयास है उसको लेकर एक विपरीत कह सकते हैं कदम साबित होता है। हमें प्रयास करने की जरूरत है कि मुंबई या अन्य शहरों में इस तरह की स्थितियां ना बन पाएं। अब इसके लिए अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारणों में जो बड़ा कारण है अनियोजित शहरीकरण। जब भी किसी शहर का मुंबई की तरह तेजी से विकास होता है और वहां पर किसी भी प्लान या योजना के अंतर्गत अगर शहरीकरण आगे नहीं बढ़ता है तो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आसानी से नहीं होती हैं। जैसे सामान्य सुविधा की अगर हम बात करें, अगर हम सीवर व्यवस्था की बात ही करें तो अगर शहरीकरण अनियंत्रित है तो सीवर की व्यवस्था
पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू नहीं हो पाती है, और ऐसी स्थिति में जो जल निकासी है वो संपूर्ण रूप में नहीं रहती है, और इसका प्रभाव ये रहता है कि पूरे शहर में स्थितियां अनियंत्रित बनती हैं। तो शहरीकरण जो अनियोजित रूप में है, अगर प्लान रूप में है, तो जो भी जल निकासी का तंत्र है वो मजबूत रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर शहर अनियोजित रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे मुंबई की स्थिति है, तो इस तरह की समस्या आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। अगर हम स्टॉर्म जल निकासी योजना की बात करें, तो आपने जगह जगह देखा होगा, जैसे पार्किंग लॉट की बात करें या जो भी एक तरह से सड़कों के किनारे भाग होते हैं, तो आप देखें इस तरह से जालीदार स्ट्रक्चर बने रहते हैं, जिनके माध्यम से जो भी पानी सड़कों पर या अन्य गहरे क्षेत्रों में रहता है वो इनके माध्यम से तेजी से एक तरह से शहरों से बाहर निकलता है। तो ये जो स्टॉर्म जल निकासी योजना है, इसको भी अगर हम देखें तो लागू आप तब कर सकते हैं जब शहर नियोजित रूप में हो। तो आप देखें दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शहरीकरण अनियोजित है तो इस तरह की स्टॉर्म जल निकासी की व्यवस्था आसानी से लागू नहीं हो पाती है, और इस कारण से शहरों के अंदर बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हैं। निर्माण और विध्वंस की अगर हम बात करें, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या जो भी एक तरह से कंस्ट्रक्शन तोड़ के नया निर्माण किया जा रहा है, तो निर्माण की स्थितियां जो शहर में है, अगर पूर्णतः नियमों के आधार पर की जाए, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाना है, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्राकृतिक नदी का क्षेत्र है, उसके अगर आसपास के क्षेत्र में या उसके प्रवाह क्षेत्र में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, तो अगर भारी वर्षा होगी तो नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह पर एक तरह से पहुंचेगी और ये बाढ़ की स्थितियों को लाती है। चेन्नई में अगर हम देखें, मुंबई में अगर हम देखें, तो ये बड़ा कारण माना जाता है। मुंबई में अगर हम देखें तो मीठी नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रमुख रूप से जो प्राकृतिक प्रवाह है वो नहीं बन पाया है। इस कारण से मानसून के समय जब पानी तेजी से बढ़ता है तो मीठी नदी के आसपास के क्षेत्रों में एक तरह से बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए जो भी निर्माण की स्थितियां हैं उनको भी नियोजित रूप में करने की शहरों में आवश्यकता है। शहरों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो अपशिष्ट है उसका सही रूप में प्रबंधन किया जाए, और खास तौर से अगर हम देखें जो ठोस अपशिष्ट है उसका अगर सही रूप में निपटान नहीं किया जाता है, तो यही ठोस अपशिष्ट आगे चलकर जब मानसून जैसी स्थितियां बनती हैं शहरों में, तो बाढ़ के बड़े कारण बनते हैं। क्योंकि जो भी एक तरह से कह सकते हैं सीवर लाइन है या स्टॉर्म जल निकासी के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वहां पर जो ठोस एक तरह से अपशिष्ट है वो एक तरह से जो पानी का प्रवाह है उसको रोकता है, और ये स्थितियां भविष्य में बाढ़ के लिए उत्तरदायी बनती हैं। 2005 की मुंबई और 2015 की चेन्नई बाढ़ के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक मैनेजमेंट प्लान, एक प्रबंधन योजना पर कार्य किया गया जो इस तरह की स्थितियों को नियंत्रित करे। आगे चलकर इसी आधार पर अगर हम देखें तो भारत में आवास और जो शहरी मंत्रालय हैं उनके द्वारा एक मैनुअल जारी किया गया। इस मैनुअल के माध्यम से यह बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में किस तरह से स्टॉर्म जल निकासी जो क्षेत्र हैं वो बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रमुख रूप से शहरों का जो अतिरिक्त पानी है उसको निकासी एक तरह से प्रदान करते हैं। तो इसके लिए भारत के आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा एक मैनुअल जारी किया गया, लेकिन अभी भी इसका बड़े पैमाने पर जो उपयोग है वो शहरों में नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ हम प्रमुख रूप से अगर महाराष्ट्र में देखें तो 2005 की जो बाढ़ आई थी उसकी जांच करने के लिए एक समिति बनी। तो ये जो तथ्यान्वेषी समिति थी इसने जांच करके अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति के द्वारा जांच करके कुछ सुझाव दिए गए जिसके आधार पर इस तरह की बाढ़ की स्थितियों को भविष्य में रोका जा सकता है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो शहर के क्षेत्र में जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, उनको बाधाओं से मुक्त किया जाए। यानी नदियों और झीलों के जो क्षेत्र हैं उनमें जो भी एक तरह से वहां पर किसी भी तरह का मान लीजिए निर्माण किया गया या अवैध रूप पर वहां पर कब्जा किया गया उसको हटाया जाए और प्राकृतिक रूप से नदियों और झीलों की स्थिति को वापस लाया जाए। ये बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। आप ध्यान रखें कि नदी का प्रवाह क्षेत्र मान लीजिए ये बना हुआ है और यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन हो गया या मान लीजिए कचड़े के कारण ये जाम है, ऐसी स्थिति में मानसून में जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो नदी अपने पूरे प्रवाह पर आगे नहीं बढ़ पाती है और पानी शहरी क्षेत्रों में पहुंचता है। तो नदी का अगर प्रवाह बना रहेगा उसके प्राकृतिक क्षेत्र में तो वो अतिरिक्त पानी को एक तरह से बाहर ले जा सकती है। इसी तरह से झील जो है वो भी अतिरिक्त पानी लेकर बाढ़ की स्थितियों को नियंत्रित करने में एक तरह से कार्य करती हैं। लेकिन अगर झील पर मान लीजिए अवैध रूप से नियंत्रण किया गया है या वहां पर निर्माण हो गया है और वो अपने प्राकृतिक रूप में नहीं है तो ये स्थिति बाढ़ को एक तरह से सहयोग करती है। तो ये हमें एक तरह से दूर करने की आवश्यकता है। मुंबई के लिए प्रमुख रूप से हम देखें तो मीठी नदी में 12 मासी यानी वर्ष भर जो प्रवाह की जो क्षमता है वो बनाई जाए, क्योंकि देखा जाता है कि मानसून के समय मीठी नदी प्रमुख रूप से तेजी से अस्तित्व में आती है या पूरा इसका प्रभाव बनता है। अगर हम वर्ष भर इसकी सक्रियता को बनाए रखते हैं,
ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप में शहर का जो अतिरिक्त पानी है उसे एक तरह से बहाने की जो क्षमता है वो नदी में रहेगी, लेकिन केवल मानसून में जब ये सक्रिय होती है तो वह क्षमता उस पर नहीं बन पाती है। तो हमें मीठी नदी के वर्ष भर प्रवाह बनाने की जो क्षमता है वो और तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो अतिरिक्त पानी है उसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए अलग तरह की जो झीलें हैं उन्हें बनाने की आवश्यकता है। तो शहरी क्षेत्रों में जो भी झील होती हैं वो अतिरिक्त पानी को एक तरह से इकट्ठा करके शहरों में बाढ़ की स्थितियों को रोक सकती हैं। तो ये प्रमुख रूप से एक कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस तरह की जो झीलें हैं उनका निर्माण किया जाए। जोखिम वाले स्थान, जैसे अगर हम निचले स्थानों की बात करें, ये नदियों के बिल्कुल पास के क्षेत्र हैं जहां पर मानसून के समय बाढ़ आने या पानी बढ़ने की संभावना है, ऐसी स्थिति में वहां पर रहने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाए। नदी के जो आसपास के क्षेत्र हैं अगर प्राकृतिक रूप से खाली रहते हैं तो बाढ़ का जो प्रभाव है वो उतना ज्यादा एक तरह से नहीं होता है। तो जो प्राकृतिक स्थल है नदी के, झीलों के, उन पर अगर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं तो वो उनको हटाकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। ये स्थितियां भी शहरी क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने में सहायक होंगी। शहरों में अगर हम निचले भागों में देखें जहां पर एक तरह से अधिक वर्षा में पानी सबसे तेजी से भरता है, उन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो एक तरह से रेन गार्डन बना सकते हैं। यानी जहां पर पानी इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर छोटे पेड़ पौधे लगाकर हम गार्डन एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये माना जाता है कि बाढ़ का जो दुष्प्रभाव है उसको रोकने में मदद करते हैं। तो इस तरह के रेन गार्डन भी जो निचले एक तरह से भाग हैं शहरी क्षेत्रों में वहां पर बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। जब हम हरी गलियां या ग्रीन एलेस की बात करते हैं तो इसका प्रमुख रूप से मतलब यह है कि वो क्षेत्र जो एक तरह से आवास वाले हैं वहां पर हमें हरित पट्टी साथ साथ रखनी चाहिए। यानी प्रत्येक आवास या प्रमुख जो आवासीय क्षेत्र है उनके आसपास हरित एक तरह से विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे, उनकी जड़ें प्रमुख रूप से मिट्टी को एक तरह से बांध कर रखती हैं। इससे भी बाढ़ का जो दुष्प्रभाव है उसको रोकने में मदद मिलती है। तो ये भी एक तरह से व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में की जा सकती है। हम अपने तीसरे आर्टिकल पर आते हैं, प्रोसिक्यूटर नॉट प्रोसिक्यूटर। यहाँ पर आर्टिकल में प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से जो भी लोक अभियोजन के लिए प्रमुख रूप से व्यक्ति सरकार का पक्ष रखते हैं अदालतों में, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके द्वारा सरकार का जो पक्ष रखा जा रहा है तो वो सरकार के पक्ष को रखते समय जो भी एक तरह से न्याय की स्थिति है उसको लेकर ही आगे बढ़े। जब हम लोक अभियोजन की बात करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं, तो कोई भी एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया में केस जा रहा है तो वहां पर सरकार का जो पक्ष रखने वाले वकील हैं वो न्याय के एक एजेंट या कह सकते हैं माध्यम के रूप में है। न्याय के एजेंट या न्याय के माध्यम होने का मतलब यह है कि जो लोक अभियोजन में व्यक्ति सरकार के किसी पक्ष को आगे रख रहे हैं तो प्रमुख रूप से वो न्याय को स्थापित करना चाहते हैं। यह भूमिका उन्हें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए जब भी वो सरकार के किसी भी पक्ष को किसी भी केस में एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। जब हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक की बात करते हैं तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि दोष सिद्धि यह प्रमुख रूप से उनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य में उनको एक तरह से सरकार की तरफ से कार्य करना है। क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर केस चलाया गया है, यह भी हो सकता है कि जो केस है वो गलत हो या उस पर आरोप गलत लगे हैं, तो अगर आप दोष सिद्धि का प्रयास करते हैं तो एक बेगुनाह व्यक्ति को भी अपराधी सिद्ध किया जा सकता है। तो दोष सिद्ध करना ही एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रमुख कार्य नहीं है। अंतिम रूप में उद्देश्य क्या है? न्याय प्राप्त होना चाहिए व्यक्ति को या जो भी एक तरह से प्रक्रिया में न्यायिक पहुंच रहा है। तो न्याय प्राप्त करने के लिए हमेशा दोष सिद्धि ही नहीं, अगर व्यक्ति दोष मुक्त हो रहा है या उस पर दोष साबित नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए भी एक तरह से लोक अभियोजन को तैयार रहना चाहिए। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में जब कोर्ट में केस पहुंचता है तो प्रमुख रूप से आप देखें कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो सरकार का पक्ष लेकर आ रहे हैं, वो पुलिस का एक तरह से जो भी वर्जन होता है या कह सकते हैं किसी भी केस के संबंध में उनके जो विचार हैं उनको एक तरह से केस में आगे बढ़ाते हैं। तो उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी स्टेट को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं किसी भी केस में। तो वहां पर उन्हें प्रमुख रूप से किसी भी तरह के भेदभाव को हटाकर एक तरह से कार्य करना चाहिए। यानी ऐसी संभावना अगर दिखती है कि पुलिस के द्वारा सही रूप में कार्य नहीं किया गया है और जो व्यक्ति एक तरह से दोषी है वो छूट रहा है और जो व्यक्ति एक तरह से बेगुनाह है उस पर दोष सिद्ध हो रहा है, तो ये स्थिति से जो लोक अभियोजन में व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे बचना चाहिए। यहाँ पर अब राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, आप पुलिस के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में नहीं है। ये स्थिति भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजन में जो जा रहे हैं व्यक्ति उनको समझने की आवश्यकता है। इसी संबंध में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय में
हमेशा जो भी लोक अभियोजन है उनके संबंध में ये कहा गया है कि उन्हें प्रमुख रूप से क्या एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है जब वो किसी केस में सरकार का पक्ष रखते हैं। जैसे हम 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय देखें जिसमें शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो सरकार के प्रतिनिधि हैं और एक तरह से दोष सिद्धि अगर किसी केस में किसी व्यक्ति की है तो वो प्राप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य जरूर है, लेकिन उन्हें हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि केस का जो निर्णय अंतिम रूप में आ रहा है वो उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं उस व्यक्ति को एक तरह से गलत रूप में निर्णय न मिले या उसके साथ किसी तरह का अन्याय न हो। ये स्थितियां भी लोक अभियोजन में जो व्यक्ति जा रहा है सरकार की तरफ से उसको प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो दिल्ली हाईकोर्ट का एक निर्णय जितेंद्र कुमार बनाम राज्य के संदर्भ में 1999 में आया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किसी भी तरह से प्रोसिक्यूटर के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं, वो अभियोजन करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य करें। और उनकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी एक तरह से व्यक्ति है उसको बिना भेदभाव पूर्ण एक तरह से होकर निर्णय मिले, किसी भी तरह से एक पक्ष में होकर वो कार्य ना करे। इसी के साथ साथ जो भी व्यक्ति अपराधी है जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और अभियोजन उसमें कार्य कर रहा है उसके जो अधिकार हैं उनको भी एक तरह से उसको सम्मान देना चाहिए। तो हर हालत में केस का निर्णय सरकार के पक्ष में जाए, चाहे व्यक्ति सही हो या गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट के जो निर्णय उनमें कहा गया है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये स्थितियां पुनः चर्चा में क्यों आ रही हैं, इसका बड़ा कारण है फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु। क्योंकि एनआईए अदालत में जब उनकी जमानत के लिए एक तरह से अपील की जा रही थी तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने लगातार एक तरह से उसको मना किया और उनको एक तरह से जमानत नहीं हुई। जबकि अगर हम स्टैन स्वामी की बात करें तो वो पार्किंसन बीमारी से ग्रसित थे। इसी तरीके से माना जाता था कि उनको सुनने में कुछ समस्याएं थी, तो इस कारण से माना जा रहा था कि स्वास्थ्य के आधार पर उनको इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ आर्टिकल में प्रमुख रूप से यही बात कही गई है कि जब भी कोई भी पक्ष सरकार की तरफ से कार्य कर रहा है तो उसे बिना भेदभाव के कार्य करना चाहिए। सरकार के पक्ष को ही लागू कराना ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक की बात करते हैं तो वो प्रमुख रूप से पीड़ित और जो आरोपी व्यक्ति है और जो समाज है उसके बीच में एक तरह से संतुलन के लिए कार्य करता है। और इनके बीच में संतुलन अगर वो स्थापित नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि जो व्यक्ति दोष रहित है उसको भी दोषी सिद्ध कर दिया जाए। तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कार्य कर रहे हैं, जो भी लोक अभियोजन में कार्य कर रहे हैं, उन्हें पीड़ित आरोपी और समाज में न्याय की जो स्थिति है उसमें संतुलन बनाने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करना चाहिए। अपनी नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं तो यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में लिवरपूल को जो दर्जा दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। यह दर्जा लिवरपूल को इंग्लैंड में 2004 में दिया गया था और यह कल्चरल लैंडमार्क के रूप में यानी सांस्कृतिक एक स्थल के रूप में इसको यहाँ पर अंकित किया गया था। माना यह जा रहा है कि लिवरपूल में जो भी नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, खासतौर पे एक फुटबॉल स्टेडियम, इसके कारण से प्रमुख रूप से जो वहाँ पर सांस्कृतिक महत्व का एक केंद्र है, जो विक्टोरिया समय का एक डॉकयार्ड यहाँ पर है, उसका जो महत्व वो थोड़ा सा कम हुआ है। इसी आधार पर यूनेस्को ने लिवरपूल के लिए जो विश्व विरासत स्थल का दर्जा है वो एक तरह से वापस ले लिया है। इसके पहले अगर हम देखें तो 2007 में ओमान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस दर्जे से अलग किया गया था। इसी के साथ साथ 2009 में अगर हम देखें तो जर्मनी में ड्रेसेडन एल्बे वैली को भी इस दर्जे से अलग किया गया था। तो ऐसा कम होता है कि किसी विरासत स्थल को सूची में शामिल करने के बाद हटाया जाए। अपनी नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं और इस न्यूज़ में हमारे लिए प्रमुख रूप से महत्व की बात यह है कि यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ दी गई हैं और इन प्रजातियों को एक तरह से जो दर्जा वर्तमान में दिया गया है, अगर हम बात करें IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उनकी जो रेड डाटा लिस्ट है उनमें अगर हम देखते हैं तो इन जीवों की स्थिति क्या है। तो पहला अगर हम देखें मैरीन ऑटर, इस समुद्री ऊदबिलाव की अगर हम बात करें तो वर्तमान में IUCN में जो रेड डाटा लिस्ट में इसका दर्जा है वो एंडेंजर्ड यानी एक तरह से संकटग्रस्त स्थिति के रूप में है। ककापो की अगर हम बात करें तो इसे प्रमुख रूप से ऑयल पैरट भी कहा जाता है, यानी उल्लू की तरह एक तरह से सक्रिय रहने वाले तोते के रूप में इसको माना जाता है। यह पैरट की एक प्रमुख ऐसी प्रजाति है जिसके द्वारा उड़ान नहीं भरी जाती, यानी ये उड़ता नहीं है। और प्रमुख रूप से हम देखें तो न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इसकी अगर हम स्थिति देखें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अगली हम प्रजाति देखते हैं तो मूंगा चट्टानों की एक प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं स्टैग हॉर्न कोरल।
तो यहाँ पर हम देखें तो ये भी एक तरह से वर्तमान में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में मानी गई है। अगली हम प्रजाति देखते हैं एंटीगुअन रेसर। ये सांप की एक प्रजाति है और एंटीगुआ में प्रमुख रूप से एक तरह से पाई जाती है। वर्तमान में आप देखें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। हम अपने अगले आर्टिकल को देखते हैं, इंडिया साइन 26 पैक्ट्स टू फाइट ड्रग मेनेस। भारत के द्वारा अलग अलग 26 द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। 15 अगर हम देखें तो एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी सहमति के समझौते किए गए हैं, जिसके आधार पर नशीली दवाओं का जो व्यापार है उसको एक तरह से रोका जा सके। इसी के साथ साथ प्रमुख रूप से हम देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, उनके द्वारा बाहर के जो देश हैं और प्रमुख रूप से बाहरी जो संगठन है उनके साथ सहयोग किया जा रहा है। भारत की स्थिति अगर हम देखें तो हमारे पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से गोल्डन क्रेसेंट काम करता है, जो अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारत के अगर हम पूर्वी भाग में देखें तो गोल्डन ट्रायंगल है, जहां पर थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम अवैध एक तरह से नशीली दवाओं के व्यापार के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए भारत में इस तरह की कार्रवाई महत्वपूर्ण रूप में जरूरी है, जिससे कि नशीली दवाओं के व्यापार को हम भारत में प्रभाव डालने और भारत के मार्ग से होने में एक तरह से रोक के रूप में हम कार्य कर सकें। भारत की तरफ से अगर हम देखें तो एनसीबी के द्वारा प्रमुख रूप से सहयोग किया जाता है अन्य संगठनों के साथ में और देशों के साथ में, जिससे कि नशीली दवाओं के व्यापार को रोका जा सके। इसमें सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क है, ब्राजील के साथ में, रूस के साथ में, इसी के साथ साथ चीन और साउथ अफ्रीका के साथ में, कोलंबो प्लान में एक तरह से मदद की जाती है। आसियान के देशों के साथ में सहयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बिम्स्टेक के जो देश हैं उनके साथ में सहयोग किया जा रहा है और यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उनके साथ में, एंड इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इन सभी के साथ एक तरह से सहयोग किया जा रहा है। इनके साथ प्रमुख रूप से इंटेलिजेंस शेयर किया जाता है, जिससे कि नशीली दवाओं के व्यापार को रोका जा सके। राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर आपस में सहयोग करने के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्ड का भी एक तरह से गठन किया गया है और यह 2016 में गृह मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। इसी तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से सिम्स नाम का एक सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा भारत में जितनी भी नशीली दवाएं पकड़ी जाती हैं उनका एक डिजिटल आंकड़ा बनाया जा रहा है। सिम्स अगर हम देखें तो सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, और यह 2019 से सक्रिय रूप में कार्य कर रहा है। हमारी आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के हम प्रश्न देखते हैं और उनकी उत्तर संरचना की भी चर्चा हम करेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं, तालिबान के साथ भारत की भागीदारी बहुत कुछ हासिल कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन बिना साझेदारी निश्चित रूप से भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाएगी, पुष्टि करें। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कथन है, इसको आपको सिद्ध करना है। उत्तर संरचना आप देखिए, प्रस्तावना में आप वर्तमान अफगानिस्तान की स्थिति बताएंगे, जहां पर अमेरिका एक तरह से अपनी सेना को हटा चुका है और तालिबान बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। केंद्र में अफगानिस्तान की जो सरकार है वो वर्तमान में कमजोर प्रतीत हो रही है। इस स्थिति को आप बताएं। मुख्य भाग में आपको बताना है सहयोग करने से लाभ भारत को क्या है, सहयोग नहीं करने से हानियां क्या है, जो हमने चर्चा करी है, और साथ साथ तालिबान से सहयोग नहीं करने से उत्तर पश्चिम क्षेत्र में समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा भविष्य में। अगर हम तालिबान के साथ सहयोग नहीं बढ़ाते हैं तो ये एक संभावना बनती है, वो भी आप चर्चा करें। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि वर्तमान वास्तविकता के अनुसार तालिबान का सहयोग आवश्यक है। जो बिंदु हमने चर्चा करी है उसके आधार पर निष्कर्ष में आप बताएंगे कि बिना तालिबान के सहयोग के हम अफगानिस्तान में अपने महत्व को भविष्य में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि तालिबान की जो स्थिति है उसको अमेरिका या अन्य देशों के द्वारा भविष्य में एक समर्थन दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम अकेले पड़ सकते हैं, तो इसी कारण से हमें तालिबान का समर्थन भविष्य में करने की एक आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय शहर अत्यधिक वर्षा का सामना करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप जानमाल का नुकसान होता है और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान होता है। संभावित कारणों पर चर्चा करें और नकारात्मक परिणामों को दूर करने के लिए एक अभिनव योजना का सुझाव दें। तो यहाँ पर आपको कारण और जो सुझाव है उनके लिए किस तरह से दूर किया जाएगा, दोनों आपको देने हैं। जो प्रश्न हमने आपको दिया उसे आप 150 शब्दों में लिखें और यहाँ पर उत्तर की संरचना को देखते हैं। प्रस्तावना में आप बताएंगे मुंबई की वर्तमान स्थिति, या इसके पहले 2005 में 2015 में मुंबई और चेन्नई की जो बाढ़ की स्थिति है उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। मुख्य भाग में आपको प्रमुख कारण पर चर्चा करनी है, जैसे शहरीकरण, सही अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, प्राकृतिक जल व्यवस्था में व्यवधान। उपाय के रूप में आप बताएंगे शहर की नदियों और झीलों को विभिन्न बाधाओं से मुक्त करना,
अतिरिक्त पानी के लिए ताजा होल्डिंग झीलें बनाएं, जोखिम भरे स्थानों में रहने वालों का पुनर्वास करें। इसी के साथ साथ ग्रीन एले की जो हमने बात करी थी या रेन गार्डन की बात करी थी, आर्टिकल में हमने जो भी उपाय पर चर्चा करी उन सभी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएं किसी भी योजना को सही रूप में और निश्चित समय सीमा में लागू किया जाना चाहिए। जैसे मुंबई में 2005 की बाढ़ के बाद समीक्षा की गई, जो उपाय बताए गए अगर उनको सही रूप में लागू किया जाता एक तय समय सीमा के अंतर्गत तो वर्तमान स्थितियां नहीं आती। तो ये निष्कर्ष में आपको प्रमुख रूप से बताना है कि जो भी योजना है उसको सही और निश्चित समय सीमा में लागू किया जाए। ये हमारा 22 जुलाई 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।